Welcome back, students. Hope all of you are doing fine. So, today's topic is stepper motor. So, let's see what is this stepper motor. तो स्टेपर मोटर में रोटर स्टेप्स में रोटेट करता है। स्टेप्स में कैसे रोटेट करेगा वो? इस तरह से, जैसे घड़ी की सुई होती है उस तरह से डिस्क्रीट स्टेप्स में रोटर रोटेट करेगा। जैसे कि ऑर्डिनरी रोटर आपका स्मूथ उसकी रोटेशन होती थी, इसमें स्मूथ नहीं, इसमें स्टेप्स में होगी, इसीलिए इसको स्टेपर मोटर कहा जाता है। तो कुछ एप्लीकेशंस में हमें ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें स्टेप्स में मूवमेंट चाहिए होती है, वहाँ पे हम स्टेपर मोटर का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे हम स्टेप्स की मूवमेंट कैसे देते हैं? स्टेटर को हम एनर्जाइज करते हैं ट्रेन ऑफ पल्सेस, मतलब कुछ सीक्वेंस होता है इलेक्ट्रिसिटी की पल्सेस का, जो हम वाइंडिंग्स में देते हैं। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में हम फेड करेंगे उनको और उससे हमें मोशन स्टेप्स में मिलेगा, हम आगे देखेंगे। तो सीक्वेंशली जो स्टेटर को एनर्जाइज किया जाता है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, एक पल्सेस की फॉर्म में उसको हम एनर्जाइज करते हैं। तो दो टाइप्स के वर्किंग प्रिंसिपल पे स्टेपर मोटर वर्क कर सकता है। एक है परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर, एक है वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर। तो सबसे पहले हम परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल्स देखते हैं। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर। तो ये बिल्कुल सेम आपका जैसा हमने ब्रशलेस डीसी मोटर बीएलडीसी पढ़ा उसी प्रिंसिपल पे है, पर बीएलडीसी को हम स्मूथ ऑपरेशन के लिए ऑप्टिमाइज़ कराते हैं और इसमें हम इस तरह से पल्सेस देंगे उनको कि आपके स्टेप्स विजिबल हों, बस यही डिफरेंस है। और तो स्टेटर वाइंडिंग्स आर एनर्जाइज्ड सीक्वेंशियली बाय डीसी पल्सेस, जैसे हम बारी बारी करके पोल्स बनाते थे वैसे ही। और रोटर इज़ अ परमानेंट मैग्नेट एंड दोज हु हैवंट वॉच्ड माय बीएलडीसी वीडियो, go and watch it for sure. So next, तो यहाँ पे जैसे हमने BLDC का ऑपरेशन देखा था उसी तरह से मैंने यहाँ पे 4 पोल्स बनाए हैं और बीच में परमानेंट मैग्नेट रखा है। तो अब यहाँ पे देखिए आप, जब यहाँ पे आपका परमानेंट मैग्नेट के 2 पोल्स हैं, साउथ एंड नॉर्थ, और यहाँ पे ये वाली जो कॉइल्स हैं, ठीक है, 2 मैंने कॉइल्स फाउंड किए, एक ए डैश, ए कॉइल इस तरह से इस पोल में वाउंड होके और ये इस पोल के थ्रू सीरीज़ में दोनों ये कनेक्टेड है। तो एक वाइंडिंग ये हो गई और दूसरी वाइंडिंग है ये बी डैश, ये इस वाले पोल को सप्लाई देगी और साथ ही साथ इस वाले पोल के साथ भी वाउंड है। तो एक वाइंडिंग ये है और एक वाइंडिंग ये है, 2 वाइंडिंग्स हैं। तो अभी जब मैं सिर्फ ए डैश को सप्लाई दूंगी, सिर्फ मतलब इन दोनों को जब हम एनर्जाइज करेंगे, अब सीक्वेंस में हम एनर्जाइज करेंगे, तो जब हम ए डैश को एनर्जाइज करेंगे तो यहाँ पे नॉर्थ, सपोज इधर नॉर्थ बन गया, इधर साउथ बन गया, तो उस टाइम मैग्नेट जहाँ पे भी होगा वो इस पोजीशन में आ जाएगा आपका, नॉर्थ साउथ नॉर्थ के सामने और नॉर्थ साउथ के सामने, ठीक है, जैसे हमने बीएलडीसी में देखा था। अब अगर हमें इसे मूव करा के इस पोजीशन में लाना है, ठीक है, मतलब मैग्नेट का अब ये साउथ है, ठीक है, दिस इज़ द साउथ एंड ऑफ द मैग्नेट, वी हैव टू, हमें यहाँ पे साउथ है। अब इस पोजीशन में अगर आपको साउथ लाना है तो मतलब यहाँ पे हमें इफेक्टिव, यहाँ पे सेंटर में इफेक्टिव नॉर्थ कैसे बनेगा कि जब ये दोनों नॉर्थ होंगे और ये दोनों साउथ होंगे, ठीक है। तो वही हमने नेक्स्ट डायग्राम में देखा है। नेक्स्ट डायग्राम में बिल्कुल सेम वाइंडिंग वैसे ही बनानी है। अब आपका मतलब जो मैग्नेट है वो साउथ पहले इधर था, अब साउथ इधर आ चुका है, तो वहाँ उसके लिए हमने इधर भी नॉर्थ बनाया है, इधर भी नॉर्थ और इधर भी साउथ, इधर भी साउथ। मतलब अब हमने दोनों, पहले हमने सिर्फ सीक्वेंस में इन वाइंडिंग्स को एनर्जाइज किया, ए डैश को, अब हम ए डैश को भी करेंगे और बी डैश को भी एनर्जाइज करेंगे। तो इस तरह से करंट की डायरेक्शंस होंगी, तो मैग्नेट आपका इस पोजिशन में स्टेप की फॉर्म में रोटेट कर जाएगा, ठीक है। अब इस स्टेप से हमें इस स्टेप में लेके आना है इसको, मतलब अब हमें, मतलब यहाँ पे साउथ आपका इस डायरेक्शन में होगा, तो इस डायरेक्शन के लिए हम इफेक्टिव नॉर्थ इधर बनाना है। तो इफेक्टिव नॉर्थ बनाने के लिए अब हम यहाँ पे अब सप्लाई देना बंद कर देंगे, सिर्फ उधर नॉर्थ होगा, इधर साउथ। तो उस टाइम हमने सिर्फ देखिए बी डैश को एनर्जाइज़ किया, ए डैश को हमने बिल्कुल एनर्जाइज़ नहीं किया, यहाँ पे कोई पोल्स नहीं बनाए, सिर्फ इधर करंट दिया, तो यहाँ पे नॉर्थ बन गया, इधर साउथ, तो ये इस तरह से अलाइन हो गया। अब इसके बाद अगर हमें इधर लाना होगा तो अब आप देखिए साउथ इधर है, तो इफेक्टिव नॉर्थ इधर बनना चाहिए, इधर सेंटर में। तो इन दोनों को हम एनर्जाइज़ करेंगे, यहाँ इस तरह से करेंगे कि यहाँ पे साउथ बने और इधर नॉर्थ बने, मतलब करंट की डायरेक्शन सब हमने उल्टी कर दी जैसे हमारा पहले था।
तो आप इस तरह से पूरा स्टेप्स रोटेशन का बना सकते हैं। तो हम BLDC भी ऐसा ही था, पर BLDC में हम स्मूथ ऑपरेशन करवाते थे उसको, इस तरह से हम सीक्वेंस देते थे। अब यहाँ पे आप रोक रोक के करेंगे, पहले एक को देंगे, फिर वो जब इधर आ जाएगा कुछ टाइम होल्डिंग पोजीशन भी होगी, फिर आपकी यहाँ पे जाएगा। तो इस तरह से स्टेप्स विजिबल होनी चाहिए, बस ये डिफरेंस है इसमें। सो यहाँ पे क्या है, बाय चेंजिंग द सीक्वेंस ऑफ सप्लाई इन 2 वाइंडिंग्स, हम देख रहे हैं कि 2 हमने फेजेस लिए हैं, एक ए डैश और एक बी डैश। तो जब हम सीक्वेंस ऐसे चेंज कर रहे हैं कि जो ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, स्टेटर की बात कर रहे हैं, ये कैसे बन रहा है, पहले देखिए इधर अगर हम सिर्फ इसको एनर्जाइज कर रहे हैं, फिर जब हमने दोनों को किया यहाँ इस तरह से, तो यहाँ पे नॉर्थ बन गया। तो पहले नॉर्थ इधर था, अब नॉर्थ इधर आ गया। फिर जब हम इसको करेंगे तो नॉर्थ इधर आ जाएगा। फिर जब हम यहाँ पे नॉर्थ बनाएंगे तो नॉर्थ इधर आ जाएगा। तो इस तरह से जो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड है वो स्टेप्स में रोटेट कर रहा है। तो उसी को फॉलो करने के लिए जो परमानेंट मैग्नेट है वो भी उसको फॉलो करेगा और स्टेप्स में रोटेट करेगा। तो बाय चेंजिंग द सीक्वेंस ऑफ सप्लाई इन 2 वाइंडिंग्स द इफेक्ट ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन स्टेप एंगल्स इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, इसमें अगर हम चेंज कर दें तो स्टेटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे आपको विजिबल होगी, जैसे स्टेप्स में मूव कर रही है। तो कैसा इफेक्ट आएगा, द इफेक्ट ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन स्टेप एंगल, जैसे किसी पर्टिकुलर स्टेप एंगल्स में वो रोटेट करेगा। अब उन्हीं को चेंज करने के लिए जो परमानेंट मैग्नेट है वो भी अपने आप को उसी मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन करेगा। तो रोटर पोल्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट अलाइंस विद द स्टेप रोटेटिंग फील्ड। तो जहाँ पे जो साउथ है वो मैग्नेट का साउथ आपका इधर नॉर्थ, इफेक्टिव नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा और वो भी स्टेप एंगल्स में रोटेट करेगा। एंड एक और चीज़ आप यहाँ पे ऐड कर लो कि स्टार्टिंग में आपने लिखना है कि जो हमने एग्जाम्पल अभी कंसीडर किया, इसमें स्टेटर पोल्स 2 फेजेस से बाउंड किए हुए हैं। एक फेज़ आपका ये है ए डैश, ठीक है, जिनमें 2 पोल्स जिससे बन रहे हैं, और एक ये है बी डैश। तो 2 फेजेस से बाउंड किए हैं स्टेटर के पोल्स। और जो स्टेप एंगल है, ठीक है, मतलब यहाँ पे हम देखते हैं कैसे मूव कर रहा था, पहले इधर था, फिर इधर आया, फिर इधर आया। तो मतलब पहले इस पोजीशन में था, फिर इधर आया, फिर 90 में आया। तो मतलब कितना स्टेप एंगल हुआ, 45 डिग्री का स्टेप है हर एक। ठीक है, तो ये एंगल हम वेरी कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ पोल्स अगर हम चेंज कर दें और नंबर ऑफ़ फेजेस चेंज कर दें तो उससे स्टेप एंगल को वेरी किया जा सकता है। तो जो स्टेप एंगल का फॉर्मूला है दैट इज़ इक्वल टू 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ फेजेस इनटू नंबर ऑफ़ पोल्स। तो हम इसमें ही पुट करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 2 फेजेस लिए थे, तो नंबर ऑफ़ फेजेस 2 हैं और नंबर ऑफ़ पोल्स 4 पोल हैं यहाँ पे। तो 360 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जहाँ पे आपको फिर नंबर ऑफ़ फेजेस और पोल्स वेरी करके, तो वहाँ से आप स्टेप एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला की हेल्प से। ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो जो परमानेंट मैग्नेट हमने देखा, परमानेंट मैग्नेट टाइप स्टेपर मोटर में, वो आपको पता है परमानेंट मैग्नेट कैसे मटेरियल से बनाया जाता है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करके। ठीक है, तो ये हमने स्टडी किया था हिस्टेरेसिस मोटर वाले वीडियो, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स में हार्ड होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट परमानेंट मैग्नेट के लिए हम यूज़ नहीं करते, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल से हम परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं। तो परमानेंट मैग्नेट जो बना है वो यहाँ पे हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का बना है जिसकी हाई रिटेंटिविटी है, जैसे कि एक एलनिको है, एलॉय एलनिको से बना होता है, या कोई भी मटेरियल जिसकी रिटेंटिविटी ज़्यादा है उसी को हम हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, और उन्हीं से हम परमानेंट मैग्नेट को बनाते हैं उसको मैग्नेटाइज करके। नाउ द सेकेंड टाइप इज़ वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर। तो वेरिएबल रिलक्टेंस की कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो स्टेटर में पहले की तरह ही वाइंडिंग्स प्लेस होंगी स्टेटर पोल पे, और रोटर इस केस में सॉफ्ट आयरन का बना होता है, जैसे परमानेंट मैग्नेट टाइप में परमानेंट मैग्नेट का बना था, हार्ड मैग्नेटिक का बना था, इसमें सिंपल आयरन का पीस होता है। ठीक है, मैग्नेटाइज नहीं होता, वो सॉफ्ट आयरन का पीस है सिंपल। और उसकी कंस्ट्रक्शन ऐसे होगी कि वेरिएबल रिलक्टेंस टाइप का होगा, मतलब जैसे हमने वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर में स्टडी किया था कि एयर गैप नॉन यूनिफॉर्म होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर कुछ हो सकता है टीथ्स टाइप के। तो नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप होता है स्टेटर और रोटर के बीच में। तो यहाँ पे मैं अगेन 2 फेजेस कंसीडर कर रही हूँ, 4 पोल्स हैं, ये एक फेज़ ए डैश फेज़, इसको और इसको वाइंडिंग दे रहा है। इस तरह से देखिए ये वाइंडिंग्स दोनों ही पोल्स सीरीज़ में कनेक्ट है। और वैसे ही बी फेज़ जो है वो, ये जो अपोजिट पोल्स हैं यहाँ पे बी फेज़ है। और बीच में अगर मान लो कोई भी आयरन पीस मैंने रखा है सॉफ्ट आयरन का इस तरह से, तो इसमें भी हम सीक्वेंशियली एनर्जाइज करेंगे। तो सपोज़ आप अभी सिर्फ ए वाले फेज़ को एनर्जाइज कर रहे हैं,
तो यहाँ पे सपोज़ मैंने नॉर्थ एंड साउथ पोल्स फॉर्म हो चुके हैं। तो आयरन पीस की टेंडेंसी होती है मिनिमम रिलक्टेंस वाली पोजीशन में जाने की, तो ये इस वाली पोजीशन में रोटेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये यहाँ से इधर, तो अब हमारा आयरन पीस इस पोजीशन में आ चुका है। अब अगर हमें इसे फर्दर ऐसे रोटेट कराना है, ठीक है, तो आपको इधर अब इफेक्टिव पोल बनाना पड़ेगा। तो इफेक्टिव पोल इधर कैसे बनेगा, अगर हम इस साइड भी अब एनर्जाइज करेंगे इस वाली कॉइल को भी, तो इधर मैं नॉर्थ इसका दे दें और साउथ इधर कर दें, तो इफेक्टिव नॉर्थ इधर बनेगा इसका सेंटर में, ठीक है, जो नेट फ्लक्स होगी, और इधर इफेक्टिव साउथ। तो आयरन पीस अब इस पोल के अराउंड ये अलाइन होना चाहेगा, तो इधर आ जाएगा। फिर अगेन अगर आपको इस पोजीशन पे आयरन को लाना है, तो हम फिर अब इसको एनर्जाइज करना बंद कर देंगे, इनको सिर्फ इन पोल्स को एनर्जाइज करेंगे, तो ये आयरन पीस इसके अराउंड हो जाएगा मिनिमम रिलक्टेंस। सिमिलरली अगर इस साइड अगर इसको करना है, तो आपको इधर और इधर हम फिर सिमिलर पोल्स बनाएंगे, और इधर आप ऑपोजिट, तो ये फिर इधर आ जाएगा। तो इस तरह से हम वेरियस स्विचिंग की हेल्प से सिंपल आयरन पीस को हम मिनिमम रिलक्टेंस पोजीशन में, क्योंकि वो ऑक्यूपाई करना चाहता है, इस तरह से हम उसको हम रोटेट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने 2 वाइंडिंग्स का यूज़ किया है और बीच में एक आयरन पीस है। सो यू कैन नोट डाउन दैट स्टेटर इज एनर्जाइज सीक्वेंशली इसको एनर्जाइज किया जाएगा, सच दैट द इफेक्ट ऑफ रोटेटिंग फील्ड इन स्टेप्स इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, रोटेटिंग फील्ड जैसे कि स्टेप्स में वो मूव कर रहा हो वैसा आपको इफेक्ट मिलेगा। एंड आयरन रोटर ऑल्सो मूव्स इन स्टेप्स एट एडजस्ट इटसेल्फ टू द मिनिमम रिलक्टेंस पोजीशन। तो उसके उस पल्सेस के कोरस्पॉन्डिंग आयरन पीस भी उसी पोजीशन में खुद को एडजस्ट करना चाहेगा, तो वो भी स्टेप्स में मूव करेगा। नाउ इसकी सर्टेन एप्लीकेशन स्टेपर मोटर की हैं, सच एज पेपर फीड मोटर ऑफ अ प्रिंटर। आपने प्रिंटर में देखा होगा धीरे धीरे स्टेप्स में मोटर रोटेट करता है और पेपर आपका अंदर जाता है, वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देन आपकी जो हेड ड्राइव और फ्लॉपी या हार्ड डिस्क को जो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं उस मोटर को। CNC सिस्टम्स में यूज़ करते हैं। देन लास्ट में आप देखें क्वार्ट्स क्लॉक या एक्सरे टेबल की पोजीशनिंग का सिस्टम, लेथ्स में, कैमराज में जो आपका लेंस होता है उसकी पोजीशन के लिए, या रोबोटिक्स में जैसे आर्म मूव करते हैं रोबोटिक्स, तो उस तरह से हम स्टेपर मोटर का यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर, होप यू हैव एंजॉयड इट।